उसका ब्रेन कॉन्शियस रहेगा, अलर्ट रहेगा, वो हमको समझ पाएगा और जवाब दे पाएगा। कि राजवीर जवंदा कोमा च चले गए ने, उनकी रिकवरी किस हालत में हो सकती है, या फिर उनको क्या नुकसान हुआ है, या फिर वो डिजीज से निकल पाएंगे, उभर पाएंगे, नहीं उभर पाएंगे, आज हम उन सारे सवालों के जवाब ढूंढना चाहेंगे। स्पाइन के अंदर मेनली उनको सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हुई है, जिसकी वजह से उनको चारों हाथ पांव के अंदर कमजोरी की न्यूज़ हमारे पास में पहुंची है। लेकिन ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही टफ है मेरे विचार में, हम लोगों की न्यूरोलॉजी के विचार में। अगर इसमें कोई चमत्कार होता है तो हमें उम्मीद है कि वो बचा पाएंगे। ब्रेन जो उन्होंने काम नहीं कर रहा, कह रहा है कि 100% ब्रेन काम नहीं कर रहा, कि अजिहा हो सकता है कि ब्रेन रिस्पॉन्स दे सकता उन्होंने? को इस तरीके से समझें कि जो हमारी सारी हाथ की और पाँव की जितनी भी नसें हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में रीढ़ की हड्डी से थ्रू ब्रेन में जाती हैं। हमारे पीछे ब्रेन स्टेम होता है। जब किसी को बाइकर्स को या फिर कार एक्सीडेंट के अंदर जब किसी को चोट लगती है तो वो जो रीढ़ की हड्डी है उसमें काफ़ी हद तक चोट लगता है। लेकिन जैसे ही हम उस बीमारियों को ठीक करते हैं तो पेशेंट्स का ब्रेन वापस फंक्शनिंग में आ जाता है, जिसको डीप कोमा से लेके पेशेंट को हम लोग अवेकनिंग स्टेट भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया ये अभी बहुत बड़ा पहाड़ है जो उनको क्रॉस करना है, लेकिन दुआओं के सहारे हो सकता है कि वो इसको निकल पाएं। मैं आपको माइकल शूमाकर का एग्जांपल दूंगा, उनको भी ट्रॉमा हुआ था गाड़ी चलाते हुए, उसके बाद में वो कई सालों तक कोमाटोज में रहे और आज भी उनका कोई अपडेट नहीं है कि वो होश में आए हैं कि नहीं आए। राजवीर जवंदा की हालत नाजुक बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि राजवीर जवंदा के शरीर च जो इंजरी हुई ने, यानी कि दिमाग च स्पाइन इंजरी, रीढ़ की हड्डी और दिल की धड़कन उन्होंने कंट्रोल करने लई दवाइयां उन्होंने दित्तियां जा रही ने। इस केस नूं समझांगे असीं, वक्-वक् माहरां दी तुसीं गल भी सुनी होवेगी, पर यह गलबात उन्होंने शरीर उन्होंने सेहत नूं लैके जो असीं माहिर डॉक्टर के नाल गल करांगे, ये बहुत अहम रहने वाली है। ये समझाउणगे कि राजवीर जवंदा की जो इंजरी हुई है उस तो राजवीर जवंदा रिकवर किवें हो सकते हैं। साडे नाल इस वक्त लिवासा हॉस्पिटल के डायरैक्टर ते न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD मौजूद ने डॉक्टर प्रवीण शर्मा। डॉक्टर साहब, सब तो पहला स्वागत है बोल्ड पंजाब टीवी ते। नमस्कार। देखिए, जो आज हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि हमारे जो मशहूर सिंगर हैं उनको क्या क्या नुकसान हुआ है और उनकी रिकवरी किस हालत में हो सकती है, या फिर उनको क्या नुकसान हुआ है, या फिर वो डिजीज़ से निकल पाएंगे, उभर पाएंगे, नहीं उभर पाएंगे, आज हम उन सारे सवालों के जवाब ढूंढना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये सब चीज़ों का आंसर हम लोग देना बड़ा मुश्किल रहता है कि है ना एग्जैक्टली कि रिकवरी कितनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि उनको चोट जो लगी है उसका नुकसान क्या हुआ है और उससे उनकी स्थिति के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में जो भी न्यूज़ आई हैं फोर्टिस से, उनके जो भी न्यूरोसर्जन्स उनको देख रहे हैं, उनकी क्रिटिकल टीम उनको देख रही है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं और काफ़ी बचाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि लाखों लोगों की दुआएं भी उनको लगेंगी और हम उनको बचाने के लिए कामयाब भी रहेंगे। तो जो हमारे पास में न्यूज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर हम लोग जान पा रहे हैं कि उनके एक तो सर पे चोट लगी है और उनकी स्पाइन के अंदर इंजरी हुई है। स्पाइन के अंदर मेनली उनको सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हुई है, जिसकी वजह से उनको चारों हाथ पांव के अंदर कमज़ोरी की न्यूज़ हमारे पास में पहुंची है। जब ये चोट लगने के बाद में, एक्सीडेंट करने के बाद में जब ये सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो हमारे पास में न्यूज़ पहुंची थी कि उनका एकदम कार्डिक अरेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से उनका CPR भी हुआ है, कार्डिक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन किया गया है और उसके बाद में उनको फोर्टिस के अंदर रेफ़र किया गया था। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जब CPR होता है पेशेंट का तो उसके अंदर ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन एकदम से कम हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो हार्ट पंप होने की वजह से हमारा रेगुलर ब्लड सर्कुलेशन लेते रहते हैं और वो ज़िंदा रहते हैं। जैसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो ब्रेन के अंदर भी एकदम से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और अलग दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी ब्लड सप्लाई एकदम कम हो जाती है। तो जब ये ब्रेन के अंदर सप्लाई कम होती है और वो काफ़ी देर तक कम रहती है तो जो ब्रेन्स के अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर हाइपोक्सिया क्रिएट होने लगता है। हाइपोक्सिया मतलब जो खून उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है ब्रेन के अंदर, उनकी कमी हो जाती है और ब्रेन सेल डेड होने लगते हैं। तो जब ब्रेन सेल डेड होता है तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो काम होता है वो काम होना कम हो जाता है और पेशेंट्स को हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी होने का डर रहता है। अब जो हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी जिसको हम लोग लेबल करते हैं
उसको कितना इफ़ेक्ट हुआ है, उससे कितना नुकसान हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी देर सीपीआर चला है उसका, और वो सीपीआर कितना इफ़ेक्टिव रहा है, और पेशेंट उस अरेस्ट होने से पहले कितनी देर में पेशेंट डॉक्टर के पास में पहुंच गया और उसका सीपीआर स्टार्ट हो गया। अगर वो इंजरी काफ़ी ज़्यादा है तो फिर नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ पूरी तरह रिकवर हो सकणगे? देखो, जो न्यूज़ हमारे पास में है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे हैं और जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उसमें सबसे ख़तरनाक जो हम लोग ब्रेन इंजरीज़ मानते हैं वो इन सब चीज़ों में मानते हैं कि पेशेंट को हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हुआ और ऊपर से सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हुई है। जब होता क्या है, इसको इस तरीके से समझें कि जो हमारी सारी हाथ की और पाँव की जितनी भी नसें हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में रीढ़ की हड्डी से थ्रू ब्रेन में जाती हैं। हमारे पीछे ब्रेन स्टेम होता है। जब किसी को, बाइकर्स को या फिर कार एक्सीडेंट के अंदर जब किसी को चोट लगती है तो वो जो रीढ़ की हड्डी है उसमें काफ़ी हद तक चोट लगता है और उसमें सूजन आती है अचानक से, और जो ब्रेन, जो बॉडी का हिस्सा है, आधा हिस्सा नीचे के नीचे रह जाता है और ब्रेन का हिस्सा ऊपर चला जाता है। तो उसमें जो पूरा का पूरा सेंसेशन है बॉडी का वो एकदम से डैमेज हो जाता है और पेशेंट के चारों हाथ पाँव काम करना बंद कर देते हैं। अब उसके साथ में, ये तो हुआ सिर्फ अकेले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, उसके साथ में अगर इनको हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी भी हुई है, जो उन रिपोर्ट्स के अंदर और उन सब चीज़ों के अंदर नज़र भी आ रही है कि है ना, एमआरआई ब्रेन के अंदर अगर हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी से दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये दो नुकसान हो गए हैं। मतलब ब्रेन को भी नुकसान हो गया और स्पाइनल कॉर्ड को भी नुकसान हो गया। तो इस तरीके वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनकी स्थिति काफ़ी क्रिटिकल हम लोग मानते हैं, और जो इनका प्रोग्नोसिस बहुत गार्डेड होता है। गार्डेड मतलब बहुत मुश्किल हालात पैदा होते हैं पेशेंट्स के, क्योंकि यूजुअली ये वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। उनका वेंटिलेटर से वीन ऑफ होना बहुत मुश्किल होता है और आखिरी में इनका बच पाना भी थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन हमारी दुआएं और हमारी स्पेशलिस्ट टीम जो फोर्टिस की काम कर रही हैं, तो उम्मीद हम लोग करते हैं कि वो उनको बचाने में कामयाब रहें। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਪਾਈਨ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੌਣ ਦੇ ਮਣਕੇ ਟੁੱਟੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ और ब्रेन वर्क नहीं कर रहा राजवीर जवंदा? देखो क्या होता है, जो ब्रेन वर्क करने वाला जो रीज़न रहता है वो रहता है हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी, जो अरेस्ट होने के बाद में होता है। सपोज मैंने आपको बताया कि वो मोटर, दिल एक मोटर है जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहा है। तो ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड करती है, और हाथ पाँव की जो फंक्शनिंग होती है वो नर्व्स पे और ब्रेन के फंक्शनिंग पे डिपेंड करती है। सपोज अगर किसी की स्पाइनल कॉर्ड में, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हुई तो उसके सिर्फ हाथ और पाँव में कमज़ोरी आएगी। उसका ब्रेन कॉन्शियस रहेगा, अलर्ट रहेगा, वो हमको समझ पाएगा और जवाब दे पाएगा। लेकिन अगर जो आरटीएस हम लोग रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं उनके अंदर ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी दोनों एक साथ होती हैं, और उसके ऊपर से अगर किसी का कार्डिक अरेस्ट ही हो जाए तो उसमें फिर ब्लड की सप्लाई जो एकदम से ब्रेन को रोकती है, तो ये बहुत नुकसान कर देती है पेशेंट की। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट्स ਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ करिए कि राजवीर जवंदा कोमा से चले गए ने? देखिए, पेशेंट का जो कोमाटोज स्टेटस है, अगर पेशेंट होश में नहीं है और अगर जीसीएस जो हम लोग अमूमन काउंट करते हैं, अगर वो E1 VT M1 है तो हम लोग उसको कोमा की स्थिति में ही गिनते हैं। लेकिन वो कोमा की स्थिति बाहर निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, वो सारी दूसरी इन्वेस्टिगेशंस लाइक EEG और MRI के बाद में जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो ट्रीट कर रहे हैं वो डिसाइड कर पाते हैं, वो थोड़ा सा निर्णय ले पाते हैं कि ये निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰ होंगे? यानी कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद होश आ जाता है पेशेंट को? देखिए, सबसे पहले जो कोमा में जो पेशेंट जाते हैं उनका सबसे पहला डॉक्टर्स टीम का टारगेट रहता है कि पेशेंट की जान बच पाए। जब पेशेंट की जान बच पाती है उसके अंदर बहुत सारे हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस जैसे पेशेंट को वेंटिलेटर से वीन ऑफ करना। वेंटिलेटर से वीन ऑफ करने में भी बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि पेशेंट की जो नर्व्स इंजरीज होती है, ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो जो सांस लेने की क्षमता होती है वो पेशेंट की कम होती है या फिर चली जाती है। तो जब ये स्थिति आती है पेशेंट की, तो उसके अंदर पेशेंट को सबसे मुख्य जो रिस्क रहता है वो रहता है हॉस्पिटल में जो निमोनिया बनने के चांसेस रहते हैं, उससे ब्लड में इन्फेक्शन जो बनते हैं, वो सारी चीज़ों से अगर हम लोग पेशेंट को बचा लें, सारी कॉम्प्लिकेशन से अगर हम लोग पेशेंट्स को बचा लें, वेंटिलेटर से पेशेंट अगर निकल पाए, तो फिर हमारे पास में रहता है कि अब पेशेंट बच गया, लेकिन वो फ्रूटफुल कितना है। मतलब
सपोज पेशेंट हमने बचा लिया लेकिन दिमाग पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा, वो अपने सेंसेस में नहीं आए, समझ नहीं आए, बोल नहीं पाए, अपना काम नहीं कर पाए, तो वो एक मॉर्बिड कंडीशन में तब्दील हो जाता है पेशेंट। राजवीर जवंदा दी इस वक्त धड़कन बीपी नॉर्मल है, रिपोर्ट्स की कहनियां ने? देखिए, जो बीपी पेशेंट अगर अलाइव रहता है तो पल्स रेट तो चलती रहती है, मतलब हार्ट रेट चल रहा रहता है, और बीपी आइनोट्रॉप्स या फिर किसी भी मदद से हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो वो तो जो फ्लक्चुएशंस ऑफ बीपी है या फिर है ना फ्लक्चुएशंस ऑफ वाइटल्स हैं, वो तो जो रिस्पॉन्सिबल न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन्स हैं और पूरी क्रिटिकल केयर की टीम है, वो आपको अपडेट करती रहेगी कि उनका पल्स और बीपी किस हिसाब से चल रहा है। लेकिन जब तक दिल की धड़कन चल रही होती है, हम पेशेंट को अलाइव मानते हैं। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਮੁੜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ पूरी ख़त्म हो जाता है उसनों उस वक्त वेंटिलेटर पे रखा जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है, वेंटिलेटर को इस तरीके से आप समझिए, इसको थोड़ा सा है ना सिंपल तरीके से समझेंगे और है ना कम डरावना शब्दों में इसको एक्सप्लेन करेंगे। वेंटिलेटर एक सांस देने की मशीन होती है जो पेशेंट को, जो हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं, जब भी उसमें कमी आती है तो हम लोग वेंटिलेटर का सहारा लेते हैं। अब वेंटिलेशन दो तरीके का होता है, एक इन्वेजिव होता है और एक बाहर से होता है। जैसे अगर पेशेंट होश में रहता है और है ना उसको, जैसे सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं, तो हम लोग बाहर वाला उनको वेंटिलेटर लगाते हैं जो हाई प्रेशर से उनको ऑक्सीजन देता है। जब पेशेंट कोमाटोज होता है या फिर होश में नहीं रहता या बेहोशी की हालत में जाने वाला होता है या फिर जा चुका होता है, तो फिर हम लोग इन्वेजिव वेंटिलेशन बोलते हैं। क्योंकि हमारे पीछे जो मैंने आपको बताया, जो ब्रेन स्टेम होता है, जिसको हमारे पास में मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, जहाँ पे सांस लेने की क्षमताएं होती हैं, जब उनमें इंजरीज होती है और पेशेंट खुद सांस नहीं ले पा रहा, तो फिर हम लोग आर्टिफिशियल इन्वेजिव वेंटिलेटर देते हैं। अगर वो कोई डॉक्टर्स ना दे तो पेशेंट खुद सांस ले नहीं पाएगा, वेंटिलेशन उसको दिया नहीं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। तो ये जो वेंटिलेशन है, वेंटिलेटर है, ये जान बचाने के लिए पेशेंट को किया जाता है। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ? ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 100% ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ नहीं कर रहा, कि अजिहा हो सकता है कि ब्रेन रिस्पॉन्स दे सकता उन्होंने? देखिए, पहला ऐसा है कि अगर वो 100% काम नहीं कर रहा, ये तो वो जो वहाँ की क्रिटिकल टीम है और जो न्यूरोलॉजी या न्यूरो सर्जरी की टीम जो डील कर रही हैं, उनके हमारे पास में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उसको जज करने के लिए कि पेशेंट का ब्रेन कितना फंक्शनिंग कर रहा है। परसेंटेज में बताना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फंक्शनिंग कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्रिटिकल टीम की जो डॉक्टर्स होते हैं वो सब चीज़ें देखते हैं। 100% बोलना अभी मेरे लेवल पे बड़ा मुश्किल होगा कि है ना उनका कितना प्रतिशत काम कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेटली जब वो वेंटिलेटर पे हैं तो ब्रेन तो कम काम कर रहा है उनका। ब्रेन बिल्कुल, जे सपोज ਅਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ जी, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ब्रेन रिस्पॉन्स ਦਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, अगर सपोज किसी का ब्रेन 100% काम करना बंद कर दिया और अगर उसका कारण बहुत कुछ और है, जैसे किसी को इन्फेक्शन अगर हो जाता है या फिर दिमागी बुखार अगर हो जाता है, उसके अंदर भी कई बार पेशेंट्स इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं कि ब्रेन उनका काम करना कम कर देता है। लेकिन जैसे ही हम उस बीमारियों को ठीक करते हैं तो पेशेंट्स का ब्रेन वापस फंक्शनिंग में आ जाता है, जिसको डीप कोमा से लेके पेशेंट को हम लोग अवेकनिंग स्टेट भी बोलते हैं। यानी लेकिन कि राजवीर जवंदा ठीक हो सकते हैं वो बीमारी, लेकिन दोनों मैंने आपको बताया वो बीमारियां ट्रीटेबल होती है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, किसी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, अगर वो सारी चीज़ें हैं और वो अगर उसको ब्रेन की इंजरीज में बढ़ा रही हैं, अगर वो हम लोग ठीक करते हैं तो उम्मीद थोड़ी सी बढ़ती है पेशेंट्स की। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਾਜ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ 1-2 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ समय सिर इलाज मिल जाता तो शायद ब्रेन कम करता। नहीं, देखिए, ये है ना कहना बड़ा ही मुश्किल होता है कि समय पे जब भी पेशेंट डॉक्टर्स के पास में जल्दी से जल्दी पहुंचता है तो वो वक्त ही होता है जो रास्ते के अंदर निकलता है। लेकिन क्या होता है, पूरा ट्रीटमेंट, जब अच्छा ट्रीटमेंट जो होता है वो हॉस्पिटल के अंदर पहुँच के ही हो पाता है। तो ये बात कहना तो बड़ा अनुचित होगा कि है ना टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा या फिर उस कारण की वजह से, क्योंकि ये इंजरीज ही इतनी डेडफुल होती हैं कि पेशेंट्स को नुकसान बहुत जल्दी होता है, और स्पेशली जब ब्रेन की इंजरीज होती हैं उनमें टाइम बहुत कम होता है।
अगर सपोज पेशेंट किसी का हार्ट रुका और वो 2-4-5 मिनट के अंदर भी अस्पताल नहीं पहुंचा तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से उसको काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है कि ये अगर टाइम हम जल्दी पहुँच पाते या फिर ये सब चीज़ें होती है, इफ़ एंड बट्स वाला जो चीज़ है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं सब पेशेंट्स को, व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जब भी हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं, डॉक्टर्स के पास पहुँचते हैं, तो आपके बचने के चांसेस और ट्रीटमेंट के चांसेस बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ किस तरीके का नुकसान होर की नुकसान उन्होंने होया है? देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनको देख के यही समझ में आ रहा है कि ब्रेन में काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। दूसरा, उनके स्पाइनल कॉर्ड जो सर्वाइकल नस जो हम बताते हैं उनमें भी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उनके चारों हाथ पाँव में भी कमज़ोरी आई है। अब ये कितनी कमज़ोरी है, कितना रिकवर करेंगे जब वो इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि है ना, जो हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरीज होती है उनमें रिकवरी बहुत स्लो होती है, तो बहुत स्लो होती है और बहुत ही लेस परसेंटेज के अंदर हम लोग वो सब चीज़ों को देखने को मिलते हैं। तो वो जब वो होश में आए, परमात्मा की दुआएं अगर कबूल हुई सब फैंस की और हमारे सब लोगों की, तो तब हम लोगों को पता लग पाएगा कि एग्जैक्टली उनको स्पाइनल कॉर्ड से कितना नुकसान हुआ है और उससे कितना नुकसान हुआ है। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਦੇ ਮਣਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ कि टुट गए, वो रिकवर हो जाते हैं? हाँ, देखिए, अगर पेशेंट्स को बचा पाते हैं तो वो डेफिनेटली स्पाइनल कॉर्ड में जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन अगर हो गया, मतलब अगर स्पाइनल कॉर्ड पूरी नुकसान में हो गई तो रिकवरी होने के चांसेस बहुत ही ब्लिंक हो जाते हैं, बहुत ही कम चांसेस हो पाते हैं उसके। तो अब इनका जब ये रिकवर करेंगे, जब इनको बचा पाएंगे, मैंने आपको बताया ये अभी बहुत बड़ा पहाड़ है जो उनको क्रॉस करना है, लेकिन दुआओं के सहारे हो सकता है कि वो इसको निकल पाएँ। जब ये पार कर पाएंगे तब वो उनका रिकवरी फेस चालू होगा, रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट जो हम लोग बोलते हैं। कितना समा फेस करना पड़ेगा राजवीर जवंदा नू जो इस वक्त औखी घड़ी उन्होंने चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये कोमाटोज स्थिति से निकलने में कई पेशेंट्स डेज में निकल आते हैं, कुछ दिनों में निकल आते हैं और कई साल तक भी कोमाटोज चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको माइकल शूमाकर का एग्जांपल दूंगा, उनको भी ट्रॉमा हुआ था गाड़ी चलाते हुए, उसके बाद में वो कई सालों तक कोमाटोज में रहे और आज भी उनका कोई अपडेट नहीं है कि वो होश में आए हैं कि नहीं आए। तो ये जो कोमा की स्थिति होती है ये कुछ दिन से लेके कुछ सालों तक भी जा सकती है। यानी कि मनिए कि राजवीर जवंदा दी लड़ाई लंबी हो सकती है, सालों तक जा सकती है? ये बिल्कुल, अगर इनको हमारी टीम, परमात्मा की दुआएं और लोगों की फैंस की अगर दुआएं लगी तो उनको जब बचाने में कामयाब रहे और वो घर जा पाए तो डेफिनेटली लड़ाई तो उनकी लंबी होने वाली है। जिस तरीके दे नाल जे कोमा दी मैं गल करदा कि कोमा दे विच राजवीर जवंदा किन्ने समय तक जा सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करेगा उनका नुकसान कितना हुआ है और रिकवरी फेस कितना वो रिकवर कर पाएंगे। वो फिर बॉडी टू बॉडी कितना ब्रेन को इंजरी हुई है, कितना वो नुकसान हुआ है, उसके बाद में हम लोग उसके बाद में ही अंदाज़ा लगा पाते हैं कि पेशेंट कितना इंप्रूव करेगा। लेकिन कितना टाइम वो कोमा में रहेंगे, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तुसी हुणे एक एग्जाम्पल दी सी केस नूं लैके, कोई अजिही एग्जाम्पल भी है जिस नाल सानू होप होवे, लोग जिहड़े अरदास कर रहे उन्हां नूं अजिही एग्जाम्पल सुन के लगे कि हाँ राजवीर जवंदा बच सकते? राजवीर जवंदा वर्गा केस तुसी जिंदगी दे विच कदे देखिया कि जिथे ब्रेन ना काम कर रहा होवे, स्पाइन इंजरी होवे, रीढ़ दी हड्डी नुकसानी गई होवे, हाथ पैर काम ना कर रहे होण, दिल दी धड़कन उन्हां दी रोक रही होवे? देखिए, डेफिनेटली ऐसे केसेस हमारे मेडिकल करियर में हम लोग देखते भी हैं, जिनको हम लोग चमत्कार का नाम देते हैं और वो होते हैं, बचते भी हैं वो पेशेंट्स। लेकिन उनकी जो मैंने आपको बताया कि एक पेशेंट को बचना और फ्रूटफुल लाइफ कितनी रहती है उसमें डिफरेंस कोई दस सकते हो तुसी एग्जांपल कोई केस? देखिए, वो तो हमारे पेशेंट्स के करियर में हम लोग देखते हैं, ऐसा स्पेसिफिक नेम तो नहीं, नाम चाहे ना दसो, कोई अजिहा केस दसो कि तुसी जिंदगी दे विच या तुसी अपने न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट दे विच देखिया होवे। देखिए, ऐसा तो एग्जैक्टली पेशेंट्स नाम याद करना बड़ा मुश्किल है हमारे पास में, लेकिन हम लोगों की जब ट्रेनिंग और हम लोग जब पेशेंट ट्रीट करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के क्रॉस आते हैं ऐसे पेशेंट्स जो हम लोग बचाते हैं और होम केयर पे और घर की देखभाल पे वो जाते हैं। एक कॉन्फिडेंट असी होइए कि राजवीर जवंदा सेहतयाब हो जाएंगे? देखिए, ये इसके अंदर ये वाला आंसर जो है कि है ना, सेहत दुआएं हैं, अगर इसमें कोई चमत्कार होता है तो हमें उम्मीद है कि वो बचा पाएंगे, हम उनको अच्छे वापस सिंगिंग रूप में देख पाएंगे। लेकिन ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही टफ है मेरे विचार में, हम लोगों की न्यूरोलॉजी के विचार में, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी है। क्योंकि जो डॉक्टर अजिही गल कहे कि बहुत मुश्किल है, टफ है,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ है। देखिए, उम्मीद नहीं छोड़ना है, उम्मीद तो रखना है। जब तक दिल की धड़कन आखिरी चल रही है उनकी, तो डेफिनेटली सारे फैंस को, सारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारी उम्मीद यही है कि हम उनको, वो जो टीम लगी हुई है उनकी पूरी मेहनत, वो अपनी मेहनत से उसको बचा पाएँ। तो डेफिनेटली उम्मीद तो थोड़ा बहुत रखना है, चाहे परसेंटेज कमी हो, लेकिन उम्मीद तो है। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ? नहीं, वो ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो डॉक्टर साहब जो फोर्टिस में ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे अमूमन हमारे एक्सपीरियंस में वो ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन चल रहा है। वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं। दे आर डूइंग देयर बेस्ट। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ सभ फिर यानी कि की समझिए? नहीं, वो देखिए ऐसा होता है कि है ना, ये सामाजिक कई मिथ्स हैं जिनको डर भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी जब भी इस तरीके के केसेस आते हैं तो एज एन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एज एन डॉक्टर, हम लोग खुद भी काफ़ी केयरफुल रहते हैं कि ऐसी कोई भी घटना या फिर कोई भी चीज़ ना रहे, क्योंकि हर चीज़ की जवाबदेही बनती है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो डॉक्टर साहब देख रहे हैं, जो उनकी टीम है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टीम है। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, कुछ अजिहा भी होता है? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि मैं अभी सब व्यूअर्स को एक बार ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है आपने। सेफ्टी रूल्स में जैसे हेलमेट पहनना है, और हमारा अगर गाड़ी में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाने हैं, और एयर बैग जो वाली जो गाड़ियाँ हैं, सेफ्टी मेजर्स वाली जो गाड़ियाँ। राजवीर जवंदा ने तो 1.5 लाख का हेलमेट पाया हुआ है, फिर वो इंजरी का कारण क्या? हाँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए क्या होता है कि जो भी कोई भी गैजेट, इसको हम लोग गैजेट बोलते हैं, उनकी एक लिमिटेशंस होती है। अगर कोई भी इंजरी होती है तो एक हेलमेट का प्रोटेक्शन की लिमिट होती है, लेकिन उनके साथ में जो मेजर एक्सीडेंट हुआ वो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ में हो सकता है किसी के लाइट एक्सीडेंट के साथ में हो, तो वो लाइट एक्सीडेंट के अंदर वो हेलमेट काफ़ी जान बचाने का काम कर सकते हैं। अगर सपोज़ वो कवरिंग ही ना हो, कवरिंग में मतलब ये नहीं होता कि 100% ही है ना किसी भी चीज़ के लिए वो हिफाजत करेगा। हाँ, लेकिन अगर सपोज उसको ट्रॉमा कम होता है, इंजरी कम होती है, डेफिनेटली वो लाइफ सेविंग प्रोसीजर की तरह आपको दिखाई देता है कि हेलमेट की वजह से जान बच गई। और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हम लोग देखते भी हैं कि पेशेंट्स को, बाइकर्स को एक्सीडेंट हुआ लेकिन उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, गिरे और उनके चोट से बच गए वो। तो ये सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको लेने ही लेने हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, स्वेलिंग भी हुई है राजवीर जवंदा के दिमाग च? देखिए, जब भी हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरीज होती है या फिर ट्रॉमा होता है तो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आती ही आती है, क्योंकि ब्रेन सेल्स डेड होते हैं और डेड होने के बाद में उनके अंदर स्वेलिंग का स्टार्ट हो जाता है। तो वो तो जब भी ब्रेन इंजरीज होंगी, जब भी हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी होगा तो ब्रेन इडेमा हम लोग उसको लेबल करते हैं, तो वो तो डेवलप होता ही है पेशेंट्स को। ठीक है, धन्यवाद इस रिपोर्ट्स ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ